अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलाई। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम इकोलाई की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उन सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ये डिजीज़ हैं इनकी ट्रांसमिशन किस तरह से होगी। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो डिजीज़ हैं इनकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोलाई की वजह से डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इकोलाई की वजह से जो डिजीज़ होती हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो डिजीज़ होती है इकोलाई की वजह से वो होती है JIT इन्फेक्शन हो गए। जब JIT इन्फेक्शन होगा इकोलाई की वजह से तो उससे जो डिजीज़ होगी वो मोस्टली होती है डायरिया। और हमें पता है कि डायरिया जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरिया वाटरी डायरिया और दूसरा डायरिया होता है ब्लडी डायरिया। तो इकोलाई के कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो वाटरी डायरिया काज करवाते हैं और इकोलाई के कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो ब्लडी डायरिया काज करवाते हैं, जिसे हम डायसेंट्री भी कहते हैं। तो यानी कि जो डिजीज़ है वो जब JIT इन्फेक्शन काज करवाएगा इकोलाई तो उसमें क्या होगा, डायरिया होगा। अब इसके अलावा JIT के अलावा भी इकोलाई इन्फेक्शन काज करवा सकता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी जहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करवा सकता है इकोलाई वो है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी काज करवा सकता है इकोलाई। UTI मीन्स के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी काज करवा सकता है इकोलाई। और इसके अलावा एक और डिजीज़ जो इकोलाई की वजह से हो सकती है वो है जो ब्रेन के ऊपर होती है मेम्ब्रेन, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजीज। वहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करवा सकता है, यानी कि मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है इकोलाई। और ये जो मेनिंजाइटिस होती है मोस्टली न्यू बॉर्न में होती है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं नियोनेटल मेनिंजाइटिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोलाई नियोनेटल मेनिंजाइटिस भी काज करवाता है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस। तो ये डिजीज़ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसकी जो इकोलाई काज करवाता है वो हैं, यानी कि JIT इन्फेक्शन काज करवाता है। JIT में डायरिया होगा, डायरिया वाटर भी हो सकता है और ब्लडी भी हो सकता है। इसी तरह ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी काज करवाता है इकोलाई। और इसके साथ साथ ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस भी काज करवा सकता है। तो अब इसकी ट्रांसमिशन को भी हम साथ साथ देख लेते हैं, यानी कि जो इसकी वजह से ये जो डिजीज़ हो रही हैं ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें UTI जो है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये कैसे ट्रांसमिट होगा, बैक्टीरिया इकोलाई जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करवाएगा तो इसका सबसे मेजर सोर्स होता है वो होता है नॉर्मल फ्लोरा। हमें पता है कि इकोलाई जो है वो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलोन पोर्शन होता है वहाँ पे इकोलाई प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी वजह से यानी कि नॉर्मल फ्लोरा जो है किसी वजह से वहाँ से ये ट्रांसमिट हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तब ये क्या काज करवाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करवा सकता है। तो यानी कि नॉर्मल फ्लोरा जो है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होगा यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब हम देखते हैं कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस कब काज करवाएगा। नियोनेटल मेनिंजाइटिस तब काज करवाएगा जब मदर अगर इन्फेक्टेड होगी और ड्यूरिंग बर्थ जो है चाइल्ड एक्वायर्ड करेगा इकोलाई को, तो ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है ये इन्फेक्शन। इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है इकोलाई की न्यूनेटल मेनिंजाइटिस के केस में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहा है इकोलाई। अब JIT इन्फेक्शन का काज हो सकता है। JIT इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली होता है इंजेक्शन के थ्रू, यानी इंजेक्शन में हम फूड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। यानी वाटर और फूड जो है अगर वो कंटेमिनेटेड होंगे इकोलाई से तब क्या हो सकता है, JIT इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि JIT इन्फेक्शन में जो डायरिया है वो वाटर भी हो सकता है और ब्लडी भी हो सकता है। इन केस ऑफ वाटरी डायरिया तब इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है कंटेमिनेटेड फूड की वजह से हो सकती है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो सकती है। और ये जो डायरिया हो रहा है वाटरी डायरिया, इसको हम ट्रैवलर डायरिया भी कहते हैं। और ये जो ब्लडी डायरिया होता है ये वाटर के थ्रू स्प्रेड नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, एनिमल मीट जो होते हैं स्पेशली कैटल
कैटल मीट जो है वहाँ से ये ट्रांसमिट होता है। जो कैटल है अगर उसके मीट को सही तरह से कुक ना किया जाए तब क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमन बॉडी में और ये फिर ब्लडी डायरिया काज करवा सकता है। तो इसके कुछ स्ट्रेन होते हैं जो ब्लडी डायरिया काज करवाते हैं और मोस्टली जो इसके स्ट्रेन होते हैं वो वाटरी डायरिया काज करवाते हैं। तो हमने इसकी ट्रांसमिशन को भी देख लिया और इसकी डिजीज़ को भी देख लिया कि इसकी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो इकोलाई की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी है शेप। तो इकोलाई जो है ये ग्राम नेगेटिव रॉड है। तो ग्राम नेगेटिव रॉड है तो इसी वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एंडोटॉक्सिन भी होता है। तो इसके पास एंडोटॉक्सिन भी होता है। इसके बाद हम इसकी एक और प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मोटेलिटी। तो इकोलाई जो है ये मोटाइल भी होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास फ्लैजेला भी होता है। इसके पास क्या होता है, फ्लैजेला भी होता है। इसके बाद इसकी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी आइडेंटिफिकेशन में जो हमें हेल्प करती है वो इसकी फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये जो इकोलाई है ये एंटीरोबैक्टीरियेशी जो स्पीशीज़ हैं उनसे बिलोंग करता है और जितने भी एंटीरोबैक्टीरियेशी स्पीशीज़ हैं मोस्टली उनमें से क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करती हैं और डिफरेंट एंटीरोबैक्टीरियेशी स्पीशीज़ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करती हैं। तो ये जो इकोलाई है ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है। इसकी फर्मेंटेशन करता है लैक्टोज की फर्मेंटेशन। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम इस जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं एंटीरोबैक्टीरियेशी जैसे साल्मोनेला हो गया, शिगेला हो गया, उनको हम इससे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम इसको दूसरे बैक्टीरिया से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके एंटीजेंस की टाइप्स। इकोलाई है इसमें 3 तरह के एंटीजन पाए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं ओ एंटीजन, एक को हम कहते हैं एच एंटीजन और एक को हम कहते हैं के एंटीजन। जो ओ एंटीजन होता है ये सेल वॉल पे होता है, यानी जो इकोलाई है इसकी सेल वॉल पे प्रेजेंट होगा ओ एंटीजन। और जो एच एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है इसके फ्लैजेला में। क्योंकि ये मोटाइल है तो यहाँ पे फ्लैजेला भी इसके पास है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो फ्लैजेला के ऊपर जो एंटीजन होता है उसको हम कहते हैं एच एंटीजन। और जो के एंटीजन होता है वो के से कैप्सूल मीन्स, तो इसके बाद जो कैप्सूल होता है उसके ऊपर के एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंटीजन होते हैं ये इनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि जो सेल वॉल के एंटीजन होते हैं ओ एंटीजन इनकी मोर देन 150 टाइप्स हैं। और जो एच एंटीजन है फ्लैजेला के ऊपर है इनकी टाइप्स है मोर देन 50। और इसी तरह जो कैप्सूल के ऊपर एंटीजन होते हैं इनकी टाइप्स होती हैं मोर देन 90। तो इस तरह से जो इकोलाई है इसमें एंटीजन की डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही डाइवर्स होती है। यानी इस तरह से कुछ होगी कि हर बैक्टीरिया जो इकोलाई का डिफरेंट स्ट्रेन होता है उसमें इन एंटीजन्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनके वेरियस कम्बिनेशन पाए जाते हैं। यानी कि इसकी और टाइप होगी कहीं और बैक्टीरिया में, फिर इसकी और होगी टाइप, इसकी और टाइप, तो इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे। तो इन कम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की सीरोटाइप्स बन जाती हैं बैक्टीरिया की, इकोलाई की। तो इन्हीं एंटीजन में वेरिएशन की बेस पे जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीरोटाइप्स पाई जाती हैं इकोलाई की। तो ये हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख ली, उनकी डिजीजेस देख ली हमने इकोलाई की, और उनकी ट्रांसमिशन भी हमने साथ साथ देख ली। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस इकोलाई की वजह से, यानी कि जो डिजीजेस हो रही हैं उन सब की हम पैथोजेनेसिस को हम अब डिटेल में देखते हैं। तो अब हम इसकी जो इकोलाई की वजह से जो डिजीजेस होती हैं उनकी पैथोजेनेसिस को अब हम डिटेल में देखते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इकोलाई की वजह से जो डिजीजेस होती हैं वो या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती हैं या फिर अदर देन इंटेस्टाइनल ट्रैक हो सकते हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल ट्रैक में इकोलाई की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, और डिजीज तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि उन डिजीजेस की पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डिजीज होती हैं वो मोस्टली होती हैं डायरिया। और डायरिया की मैंने बताई थी कि 2 टाइप्स हो सकती हैं, वाटरी डायरिया भी हो सकता है और ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वाटरी डायरिया जो है वो किस तरह से होता है इकोलाई की वजह से, इसको हम अब डिटेल में देखते हैं।
जो इकोलाई की वजह से वाटरी डायरिया होता है वो मोस्टली इसके पास होते हैं, इकोलाई की कुछ स्ट्रेन जो होते हैं उनके पास होते हैं एक्सोटॉक्सिन। उन एक्सोटॉक्सिन की वजह से ये डायरिया होता है, वाटरी डायरिया। अब ये जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं जो मेजर हैं इकोलाई की, जिसकी वजह से वाटरी डायरिया होता है, उसको हम दो यानी कि टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो टाइप है उसको हम कहते हैं हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन, हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन। इसको हीट लेबाइल इस वजह से कहते हैं कि ये जब इसको हीट देंगे तो ये डीनेचर हो जाता है, यानी कि इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है इस टॉक्सिन की। और एक दूसरा टॉक्सिन जो है जिसको हम कहते हैं हीट रेजिस्टेंट एक्सोटॉक्सिन, हीट रेजिस्टेंट एक्सोटॉक्सिन। तो ये दो टॉक्सिन जो है इनकी वजह से क्या होता है, वाटरी डायरिया होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों टॉक्सिन की वजह से किस तरह से वाटरी डायरिया होगा एक पर्सन में, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैं एक जीआरटी ट्रैक बना देता हूँ, ठीक है। ये जीआरटी ट्रैक है और कंटेमिनेटेड वाटर इनटेक करने से या फिर कंटेमिनेटेड फूड करने से क्या हुआ, इकोलाई जो है वो एंटर हो गया ह्यूमन इंटेस्टाइन में। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जो होता है, इलियम और जेजुनम, ये जो दो पोर्शन होते हैं, यहाँ पे क्या करता है इकोलाई, ये वाटरी डायरिया काज करवाता है। यानी कि जो इकोलाई से ये जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलियम और जेजुनम में। इसी वजह से इन दोनों पोर्शन पे ही ये इफेक्ट करेंगे। और जो जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि कोलोन जो है वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा होता है इकोलाई का, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं डिजीज काज करवाता है, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते, इसी वजह से वहाँ पे ये वाटरी डायरिया नहीं काज करवा सकते उसका जो एक्सोटॉक्सिन है। तो इसलिए इलियम और जेजुनम में क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इसी वजह से वहाँ पे ये वाटरी डायरिया काज करवाएगा। तो अब हम यहाँ पे मैंने इलियम और जेजुनम का कुछ पोर्शन बना दिया, ये जीआरटी ट्रैक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया ये इसकी इंजेक्शन हो गई इकोलाई की। और ये जो बैक्टीरिया होता है इसका एक और विलेंस फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं पिलाई। ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई, और इसकी शेप जो होती है वो रॉड शेप होती है। तो ये हो गया रॉड शेप बैक्टीरिया इकोलाई, और इसके पास होता है पिलाई। अब ये पिलाई की मदद से क्या करता है, ये पिलाई की मदद से ये जो इंटेरोसाइट्स होते हैं यानी कि सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, उनके साथ ये जाके अटैच हो जाएगा इंटेरोसाइट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक इंटेरोसाइट बना दिया, काफ़ी बड़ा बनाया है क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म होना है, तो इस वजह से मैंने इसको बड़ा बना दिया है। तो ये क्या हुआ, ये बैक्टीरिया जो है इकोलाई और ये इसका पिलाई है, तो ये पिलाई की मदद से क्या होगा, इंटेरोसाइट के ऊपर रिसेप्टर होंगे, वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाएगा। ये क्या हुआ, अब ये देखें बैक्टीरिया अटैच हो गया पिलाई की मदद से इंटेरोसाइट्स के ऊपर, और ये हो गया पिलाई। तो जैसे ही ये पिलाई की मदद से इंटेरोसाइट के ऊपर अटैच होता है तो ये क्या करवाएगा, अब ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करवा देगा। हीट लेबाइल भी एक्सोटॉक्सिन रिलीज करवाएगा और हीट रेजिस्टेंट भी करवा सकता है। कुछ स्ट्रेन ये करवाएंगे और कुछ स्ट्रेन ये करवाएंगे। तो हम एक एक करके इन दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हीट लेबाइल टॉक्सिन जो है ये किस तरह से अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। क्योंकि ये एक्सोटॉक्सिन है तो ये बाहर रिलीज हो जाएंगे, बैक्टीरिया की जो बॉडी है वहाँ से आउटसाइड रिलीज होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बना देता हूँ कि इस बैक्टीरिया ने क्या किया, एक्सोटॉक्सिन को रिलीज कर दिया जो कि हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन है। अब हमें पता है कि जो जितने भी सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं और उनमें एक रिसेप्टर की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं जी प्रोटीन। और ये जो जी प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं रिसेप्टर, इस तरह से कुछ इनकी शेप होती है। तो क्या होता है कि ये जो एक्सोटॉक्सिन है, स्पेशली हीट लेबाइल टॉक्सिन, इसको हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जी प्रोटीन के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। तो जैसे ही ये जी प्रोटीन के ऊपर जाके अटैच होते हैं, ये क्या है, जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन। तो जैसे ही ये जी प्रोटीन के ऊपर अटैच होते हैं, अब क्या होगा, यहाँ पे जो जी प्रोटीन है इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडीपी राइबोज आगे अटैच हो जाएगा।
जी प्रोटीन के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन, क्योंकि एडीपी और राइबोज आके अटैच हुए हैं तो इस वजह से इसको हम कहेंगे एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन। तो जैसे ही एडीपी राइबोज आके अटैच होगा जी प्रोटीन के ऊपर, अब क्या होगा, अब इससे एक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा, ये करता है कि एटीपी जो होती है सेल के अंदर उसकी ब्रेक डाउन करवाता है और उसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब जितने ज़्यादा यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन होंगे उतने ज़्यादा एडीपी राइबोसाइलेशन होगी इसकी, और उतने ज़्यादा साइक्लेज एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज़्यादा साइक्लेज एंजाइम प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज़्यादा साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगी। जब ज़्यादा साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है, ये काइनेज एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करवा देती है। काइनेज एंजाइम जो होते हैं इनका काम होता है किसी भी चीज़ की फास्फोराइलेशन करवा देना, यानी फास्फेट को अटैच करवा देते हैं किसी भी चीज़ में काइनेज एंजाइम। तो अब ये क्या करेंगे, जो एंटीरोसाइट्स होते हैं यहाँ पे होते हैं आयंस चैनल्स, एंटीरोसाइट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं आयन चैनल्स। तो इन आयन चैनल्स में क्या करेंगे, ये काइनेज एंजाइम ये क्या करते हैं, इन आयन चैनल की फास्फोराइलेशन करवा देते हैं, यानी कि इनमें फास्फेट को अटैच करवा देते हैं या ऐड करवा देते हैं। जब यहाँ पे फास्फेट ऐड होंगे तो ये चैनल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये आयन चैनल हैं। तो अब क्या होगा, इनसाइड जो आयन्स प्रेजेंट हैं एंटीरोसाइट्स में वो अब आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आयन्स अकोमोलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे ल्यूमन में। तो जब ल्यूमन में आयन्स बहुत ज़्यादा अकोमोलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनसाइड यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। और हमें पता है कि जिस तरफ जहाँ पे भी हाइपरटोनिक इन्वायरनमेंट होता है वाटर उस तरफ मूव करता है। तो अब क्या होगा, अब वाटर जो ये जो है एंटीरोसाइट्स इनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो अब क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू अब यहाँ से आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरनमेंट हो गया है इन आयंस के यहाँ से इधर आने की वजह से। तो जब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हुआ और वाटर इधर आ गया है तो इस वजह से अब ल्यूमन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इसकी वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अब जो फीसेस होंगे उनमें वाटर की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होगा अब, यानी कि डायरिया हो जाएगा। तो इसी वजह से अब इसको हम वाटरी डायरिया इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो इनसाइड नहीं जा रहा सेल के अंदर। ठीक है, यानी कि जो जीआईटी ट्रैक्ट जो है स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है उनको डैमेज नहीं कर रहा है ये बैक्टीरिया, जस्ट आउटसाइड रहा है। ठीक है, और ये आउटसाइड रहा है, जस्ट उसके जो एक्सोटॉक्सिन थे उन्होंने जाके स्टिमुलेट किया है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो इनसाइड मूव नहीं किया इसने। तो इस वजह से इस केस में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। तो जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है उनकी भी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो न्यूट्रोफिल भी क्या होंगे, स्टूल में नहीं होंगे या फीसेस में न्यूट्रोफिल भी नहीं होंगे। तो ये हमने जो हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन है उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि किस तरह से ये हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन जो है वो वाटरी डायरिया काज करवा सकता है। अब हम देखते हैं कि हीट रेजिस्टेंट एक्सोटॉक्सिन जो है इसकी वजह से किस तरह से डायरिया हो सकता है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो हीट रेजिस्टेंट एक्सोटॉक्सिन होता है और इसका तकरीबन मैकेनिज्म सेम ही होता है, जस्ट एंजाइम का फ़र्क होता है। इसमें ये क्या करता है, जो हीट रेजिस्टेंट एक्सोटॉक्सिन है वो क्या करेगा, वो भी क्या करता है जी प्रोटीन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। और अब क्या करेगा, ये यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ था इन केस ऑफ हीट लेबाइल वो था एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, और इस केस में जो एंजाइम एक्टिवेट होगा उसे हम कहते हैं ग्वानाइलेट साइक्लेज एंजाइम, ग्वानाइलेट साइक्लेज एंजाइम। अब ये जो ग्वानाइलेट साइक्लेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये अब एएमपी यानी कि साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन नहीं करवाएगा, अब ये क्या करवाता है, साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन का करवाएगा, यानी कि साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन करवाएगा ये ग्वानाइलेट
साइक्लिक एंजाइम। तो जब साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इस केस में भी यही होगा कि यहाँ पे काइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो काइनेज एंजाइम क्या करेंगे, अब जो आयन चैनल होते हैं उनकी फास्फोरिलेशन करवाएंगे और आयन आउटसाइड आएंगे और उससे क्या होगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो जहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है वाटर आउटसाइड उस तरफ मूव करता है, तो इस वजह से क्या होगा, वाटरी डायरिया होगा। तो इन दोनों केसेस में आप देखें कि जो बैक्टीरिया है वो इनसाइड नहीं गया, यानी उसने इन्वेजन नहीं किया जीआईटी ट्रैक में। तो इस वजह से इन दोनों के केसेस में, इन दोनों ही एक्सोटॉक्सिन के केसेस में ब्लड वगैरह नहीं होगा, जस्ट क्या होगा, वाटर होगा और एक्सेस अमाउंट में होगा वाटर। इस वजह से इसको हम कहते हैं वाटरी डायरिया कहते हैं। और इन दोनों ही केसेस में क्या होंगे, न्यूट्रोफिल भी नहीं होंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, क्योंकि बैक्टीरिया सिर्फ जीआईटी ट्रैक के अंदर ही रहा है और ये एंटीरोसाइट्स को यहाँ पे डैमेज करके इनसाइड नहीं गया, यानी कि उसका ब्लड के साथ एक्सपायर नहीं हुआ, इस वजह से इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। तो हमने जो वाटरी डायरिया है होता है वो उसका हमने मैकेनिज्म देख लिया।